जी हाँ, 20 में ही 22 की फाइट लगातार चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर मतदान जारी है। सभी 7 सीटों पर दोपहर के 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 30.41% रहा। नौगावा सादत सीट पर दोपहर के 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो रहा 35.70। देवरिया सदर सीट की बात करें तो 31.85% मतदान रहा। टूंडला में 31%, बुलंदशहर में 28.83%, बांगरमऊ सीट पर 33% मतदान, मल्हनी पर 28% और घाटमपुर सीट पर 24% मतदान। देखिए, इन 7 सीटों पर मुकाबला तो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। अमरोहा की नौगावा सादत सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद की टूंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सदर सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट। 7 ये वो सीटें हैं जिन पर लगातार फाइट चल रही है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन ज्यादा दमखम में होगा, ये चुनाव ये भी तय करेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, जातिगत आधार पर वोट किस तरफ भाग रहा है, किस तरफ खिसक रहा है। जो अभी हाल फिलहाल में तिकड़म की गई है, वो तिकड़म कितनी कामयाब हो पाएगी, अनेकों पार्टी की ओर से की गई है, वो चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आरएलडी ने भी अपना खूब अभी देखा था, अपने दाव चला था। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर की उस मल्हनी सीट की, जहां पर समाजवादी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में कब्जा रहा और सपा विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद में ये सीट खाली हो गई। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है मल्हनी विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लक्की यादव पर ही दाव लगाया है। सपा प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के मनोज सिंह, और खुद हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर और फ्रावण हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी नमस्ते। चंद्रशेखर जी, ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है, उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव। आप भी क्योंकि बार बार कहते रहे कि 2022 में जो भविष्य होगा वो ये चुनाव तय करेगा, आपके तमाम संबोधनों में आपने जिक्र किया, तो इस दौरान में आपकी और आपकी पार्टी की भूमिका क्या है उपचुनाव में? देखिए, मैं बुलंदशहर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मैंने खुद एक रैली और एक रोड शो किया है। बिल्कुल सही बात। जनता, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग से जुड़ी जनता हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल से दुखी है। अभी की रिपोर्ट कुछ है कि कुछ लोग जो हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में करते थे, वो आज नोटा का बटन दबा रहे हैं। तो ये जो 3.5 साल का कार्यकाल रहा है सरकार, उस पर जनता वोट कर रही है। इस कार्यकाल में चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, पढ़े लिखे नौजवान हो या जो गैर शिक्षित नौजवान हो, वो है महंगाई की बात, जो तमाम मुद्दे थे जिसपे सरकार ने वादे किए थे, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, उन पे कोई काम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो जनता ये 7 सीटों पर जो चुनाव है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कल परसों रोड शो के समय तमाम मीडिया के लोगों ने बताया कि धमका रहे थे, कह रहे कि चुनाव खत्म हो जाएगा, तुम यही रहोगे, नौकरी यही करोगे। तो सब चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी जो वहाँ के वर्तमान हुआ, आपके मीडिया कर्मी लोग वहां होंगे और मुझे लगता है न्यूज वन इंडिया को सच्चाई दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर का चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद जी, आपने जो एंट्री की बुलंदशहर में, उसके बाद से मुकाबला और आप लोगों ने दिलचस्प कर दिया, लेकिन जिन कुछ लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो कुछ लोग मायावती हैं क्या? देखिए, मैं तो ये राजनीति बयान नहीं है मेरा, ये वास्तविक बयान है। आप ये देखें, अब डैमेज कंट्रोल के लिए कल बीएसपी प्रमुख को आना पड़ा और ये कहना पड़ा, अपने स्टेटमेंट से आपने उनको देखा नहीं है, पूरे पीसी में वो उन्होंने सिर्फ एक सीट का जिक्र किया, वो बुलंदशहर है, पूरी 20 मिनट की पीसी में। तो आपसे डरी हुई है वो? नहीं, मुझसे क्यों डरेंगे? वो जनता से डरी हुई है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है।
जब आप जनता के मुद्दों पे काम नहीं करोगे, जिनके खिलाफ वो वोट करना चाहते हैं उनके समर्थन में वोट की अपील आप करोगे, उनसे रिश्ते आप बनाने की बात करो। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जहां जहां उनकी सरकार है दलितों का दमन किया है, जिनके शासनकाल में दलितों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा पीड़ितों को धमकाया जा रहा है, जो संविधान के शुरू से खिलाफ थे, संविधान खत्म चंद्रशेखर करना जी, चाहते थे, जिन्होंने 7 दलितों के सीटों चुन पर चुन के था अधिकार विधानसभा छीन लिए। उपचुनाव, लेकिन आपने सिर्फ एक सीट को चुना, बुलंदशहर, और उस जी, बुलंदशहर में आपकी एंट्री क्या सिर्फ मैं और यहाँ सिर्फ से बाहर भी अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये दिखाना चाहते हैं कि मायावती जी देख लीजिए दलित किस तरफ जा रहा है? मैंने ये ट्रायल है, मैं ये बताने के लिए बुलंदशहर गया हूँ कि अब तक हमने सामाजिक रूप से काम किया, अब जनता हमसे किस तरह प्यार करती है और जनता जो है किस तरह आशीर्वाद आने वाले चुनाव में देना चाहती है। बुलंदशहर को तो मैंने इसलिए चुना है कि एक सिंगल विधानसभा से हम 2022 का मॉडल बनाएंगे कि इस विधानसभा में अगर हमें मौका मिलेगा इतना काम करेंगे और उसी को मॉडल बना के 2022 का हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सिर्फ ट्रायल अगेंस्ट में मायावती के है या फिर और बाकी की जो पार्टीज है उनको भी कॉम्पिटिटर मानकर चल रहे हैं? देखिए, आप ये समझिए कि उनका तो विधायक वहां नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां था, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। उनकी तो 17-18 सीटें हैं, कुछ विधायक उनके चले गए हैं, तो वो तो मुकाबले में ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर सरकार बदलेगी तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हुआ ना। अच्छा, उनसे कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ बीजेपी से मुकाबला है? सरकार में बीजेपी बैठी है तो बीजेपी से कोई मुकाबला। और बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी भी कॉम्पिटिटर में है कि नहीं? देखिए, मेहनत की बात है, जनता जनार्दन है, जिसकी तरफ जन समर्थन होगा वो मुकाबले में भी रहेगा और जीतेगा भी। और आप नंबर 1 पर रहेंगे, ये दावा करते हैं न्यूज़ है मीडिया पर आप? उब चुका है, रोज भत्ता देंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे, इनके झूठे वादे खोखले वादों से उब चुका है, इनकी भ्रष्ट नीतियों से उब चुका है तमाम सरकारों के। इसलिए वो आजाद समाज पार्टी को नए विकल्प के तौर पर देख रहा है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद इस वक्त Z+ की सिक्योरिटी मांग रहे हैं क्या? क्योंकि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और वो Z+ सिक्योरिटी के लिए पत्र भी आजकल लिख रहे हैं। मैंने तो नहीं लिखा, आप मेरा पत्र दिखा दीजिए। जानकारी तो यही कहती है कि आपके ऊपर हुए हमले के बाद में आप चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी दी जाए। क्या कह रही है? सुनने में तो यही आया है कि फिलहाल में आपके ऊपर हुए हमले के बाद आप ये मांग कर रहे हैं कि आपको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मेरा एक स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए, मेरा एक पत्र दिखा दीजिए। चलिए, तो आपका स्टेटमेंट भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ। सरकार के अधीन भरोसा ही नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जनता की सुरक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। जनता सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। मेरी सिक्योरिटी की बात तो ये है कि जान एक दिन जाएगी, लेकिन मैं अपना संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैंने तो सिक्योरिटी कोई मांग नहीं की है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई एक बहन किसी भी समाज की, एक माँ जो है, एक बच्ची हमारी रात में नहीं निकल सकते 12 बजे और 1 किलोमीटर नहीं चल सकते। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये राम राज्य है, ये एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे वालों का सच है। मुख्यमंत्री बिहार में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है, रोज दलितों की हत्याएं हो रही हैं। आज भी सुबह एक हत्या हुई है प्रॉपर्टी डीलर की लखनऊ में। तो मुख्यमंत्री, अब जनता इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। चलिए, ठीक इनकी है। रैलियों में 600 लोग नहीं जुट पा रहे हैं और ये धमका रहे हैं प्रधानों को। आप सुनिए, प्रधानों को धमका रहे हैं कि तुम्हारा जो है ये खाता बंद करवा देंगे, तुम्हारी प्रधानी छीन लेंगे। राशन डीलरों को धमका रहे हैं कि तुम्हारा कोटा छीन लेंगे। बीडीसीओ को धमका रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों को धमका रहे हैं। जो अभी बुलंदशहर की रिपोर्ट थी, वाल्मीकि समाज के जो मेरा परिवार है वहां के चेयरमैन ये कह रहे थे कि कल से आना ड्यूटी करने। आज दे रहे हो आजाद समाज पार्टी को, कल आना ड्यूटी करने। तो उनका जवाब ये था, ठीक है, कि हमने ही बनाया था। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी बातचीत के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवरिया सदर की जंग की अगर बात करें तो देखिए, बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण हुई खाली देवरिया सदर में ब्राह्मणों के बीच जोरदार टक्कर। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण को बनाया प्रत्याशी। देवरिया सदर के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे 2022 में ब्राह्मण किसके साथ हैं। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि पर दाव लगाया। सपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी मैदान में है। बीएसपी ने अभिनाथ त्रिपाठी और कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी पर दाव लगाया है। बीजेपी विधायक रहे स्वर्गीय जन्मेजय सिंह का बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है।
योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लगातार जारी। राजस्व परिषद से सीनियर आईएएस गुरदीप सिंह हटाए गए, सीनियर आईएएस राजीव शर्मा को भी हटाया गया। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद शासन ने कार्रवाई की। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद शासन ने कार्रवाई की। आइए एक बार जिक्र करते हैं मल्हनी विधानसभा के रण का। सपा से लकी यादव चुनावी मैदान में है, बीजेपी के मनोज सिंह हैं, बसपा के जयप्रकाश दुबे हैं, कांग्रेस के राकेश मिश्रा हैं। देखिए, कांग्रेस भी इस बार जबरदस्त फाइट देने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, बसपा भी ताल ठोक रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो है ही। यूपी विधानसभा उपचुनाव में मल्हनी विधानसभा में इस बार क्या रहता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि यही एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। अगर ये भी चली गई तो साग पर बट्टा लगेगा समाजवादी पार्टी की, लेकिन अगर यही अचीव की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास में सत्ता पक्ष को घेरने का मौका होगा। देवरिया सदर की अगर जंग की बात की जाए, यहाँ पर सारे ब्राह्मण प्रत्याशी, दरअसल इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारने का मकसद ये है कि एक बार ये देखा जाए कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि को उतारा, सपा ने ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को उतारा, बीएसपी पीछे नहीं, अभिनाथ त्रिपाठी को उतार दिया, कांग्रेस मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को। अब देखिए, जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना। यहाँ पर जब जनता कंफ्यूज होगी तो फिर नीतियों पर जाएगी, क्योंकि सबने तो एक ही जाति के उम्मीदवारों को उतारा है। अब उन्नाव की बांगर मोह पे आते हैं। कुलदीप सेंगर के जाने से ये सीट खाली हुई, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, कोर्ट में वो अभियुक्त घोषित हो गए। बीजेपी ने श्रीकांत कटियार को उतारा, फिर यहाँ से सपा ने सुरेश पाल को उतारा, बसपा ने महेश पाल को उतार दिया, कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को यहाँ पर उतारा है। तो यहाँ पर भी चार प्रत्याशी जो जबरदस्त आपस में फाइट दे रहे हैं। अब चलिए टूंडला की ओर आपको ले चलते हैं। टूंडला में प्रेमपाल धनगर हैं, बीजेपी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर हैं, दोनों धनगर हैं, और सपा प्रत्याशी संजीव चक बसपा के प्रत्याशी हैं। संजीव चक है बसपा के प्रत्याशी। कृपाशंकर कांग्रेस के घाटमपुर में, इंद्रजीत कोरी है समाजवादी पार्टी से, और उपेंद्र पासवान है घाटमपुर में बीजेपी से। और बुलंदशहर सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए उषा सिरोही हैं बीजेपी की, प्रवीण कुमार हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, सुशील चौधरी कांग्रेस से यहाँ पर हैं, जिनके बीच में मुकाबला है। देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के अपने लोग हैं वो नाराज होकर चुनावी मैदान में है, निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये स्थिति भी है इस वक्त लगातार बनी हुई है। तो 7 सीटों पर कौन कौन कहां किस तरीके से कितनी टक्कर के साथ और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, मल्हनी है, घाटमपुर है, देवरिया है, बांगरमऊ है और टूंडला सीट है। देवरिया सदर सीट है, घाटमपुर है, टूंडला है, मल्हनी है, बांगरमऊ है। ये वो 7 विधानसभा हैं जहां पर उपचुनाव लगातार चल रहा है, मतदान इसको लिए चल रहा है और जनता लगातार फैसला कर रही है कि इस बार किस दिशा में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये चुनाव बहुत खास है। आइए उन्नाव की बांगरमऊ सीट की बात करते हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट जैसा हमने जिक्र किया कि बहुत खास है। इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी के विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर रहे जो कि दोषी पाए गए और उसके बाद ये सीट खाली हुई। बीजेपी ने भी उनको निष्कासित कर दिया, उनके खानदान से, उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया और बीजेपी ने कुलदीप सेंगर के परिवार से किनारा किया। बीजेपी ने यहां पर श्रीकांत कटियार को चुनावी मैदान में उतारा और इसी तरीके से सपा ने सुरेश पाल को मैदान में उतारा, बीएसपी ने महेश पाल को उतारा और कांग्रेस से आरती वाजपेयी चुनावी मैदान में है। देखिए, फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा का अगर रण देखें तो यहां पर सपा का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में अब तस्वीर कुछ बदली सी है। बीजेपी ने प्रेमपाल धनगर को इसमें मैदान में उतारा है,
एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद में सीट खाली हुई थी और सपा का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी ने प्रेमपाल धनगर को उतारा है चुनावी मैदान में। सपा के महाराज सिंह धनगर विरोधियों को टक्कर दे रहे हैं और बसपा ने संजीव चक को यहां दांव पर लगा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा यहां खारिज हो गया तो वो मैदान में ही नहीं है। तो ये है फिरोजाबाद की टूंडला, जहां एसपी का दबदबा रहा है, लेकिन अब यहां पर भी साख दांव पर लगी है कि सपा का गढ़ अब यहां सीट निकाल पाती समाजवादी पार्टी नहीं। आपस में धनगर खूब टक्कर दे रहे हैं। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए मेरे साथ में, मेरे सहयोगी। राहुल, 7 सीटों पर उपचुनाव लगातार चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए फिलहाल क्या आकलन है? देखिए, निश्चित तौर पर उपचुनाव को लेकर ज्यादा जनता में उत्साह नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से अभी तक पोल परसेंटेज सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 1 बजे का जो पोल परसेंटेज सामने आया है, सबसे ज्यादा अमरोहा में अभी तक मतदान हुआ है। 35.70% वहां पर लोगों ने अपने मताधिकार प्रयोग किया है और सबसे कम की बात करें तो कानपुर नगर में सबसे कम मतदान अभी तक हुआ है। तो निश्चित तौर पर 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, सभी प्रत्याशी की धड़कन तेज है कि किसके वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ज्यादा उत्साहित इस चुनाव में नहीं दिख रही है जिस हिसाब से अभी तक पोल परसेंटेज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की और पार्टियों की जो मेहनत है वो शाम 6 बजे तक ऐसे ही कैद होगी। लोग पहुंचेंगे मतदान करने, मतदान करेंगे, शाम तक पता चलेगा कि आखिर कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। 1 बजे तक की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी तक अमरोहा में मतदान हुआ है और सबसे कम कानपुर की घाटमपुर सीट पर मतदान हुआ है। कई जगह ऐसी खबरें भी आई हैं कि वहां पर जो ईवीएम मशीन है वहां खराब हुई, इसकी वजह से भी मतदान प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की मेहनत है, आज उसका दिन है, उस मेहनत का परिणाम सब कैद हो जाएगा ईवीएम मशीन में और 10 तारीख का परिणाम निकलेगा तो पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस पे भरोसा किया है। विनोद सोनकर, सांसद कौशाम्बी हमारे साथ में है। विनोद सोनकर जी, आवाज मिल रही है? न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये वोटिंग परसेंटेज उपचुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, और जब उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज इस तरह एवरेज से चल रहा होता है तो आप अपने लिए कहां देख रहे हैं जगह? देखिए, पहले तो हम लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए शाम के 5-6 बजे वोटिंग के समाप्त होने तक। और जहां तक परिणाम का बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गांव गरीब के लिए काम किया, कानून व्यवस्था पे काम किया है, निश्चित रूप से सभी सीटें हम जीतेंगे। तो मतलब साथ के साथ आपके कब्जे में होगी? बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जिस तरह से योगी जी पिछले 3.5 साल में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में काम किया है, उससे जनता उसको भली भांति मूल्यांकन करेगी और हमको पूरा भरोसा है कि 7 के 7 सीट हम लोग जीतेंगे ही नहीं, बल्कि विपक्ष का जमाना जब्त होगा। ये चंद्रशेखर की एंट्री ने मुकाबले को कितना दिलचस्प बना दिया कि आप लोगों के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी की है, क्योंकि अभी हमारी उनसे कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बसपा तो बीजेपी की बी टीम बन गई है, इसलिए जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ आएगा। इशारों इशारों में वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बसपा वाले चंद्रशेखर जी को भाजपा का बी टीम कहते हैं और चंद्रशेखर जी बसपा वालों को भाजपा की बी टीम कहते हैं। कौन किसा बी टीम है? हम लोग बी टीम से खेलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग फ्रंट पे जाके ए टीम के लोग हैं और हमेशा जीते हैं और ए टीम की तरह खेलेंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में बार बार जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा, समाजवादी पार्टी ने बसपा के विधायकों से मुलाकात की, उसके बाद में खुद मोहसिन रजा भी ये कहते हैं कि पिछली बार भी जब चीरहरण की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोग करते तो बीजेपी ने इज्जत बचाई थी मायावती की, और हम आगे भी उनकी इज्जत बचाने के लिए हमेशा उनको संरक्षण देंगे। तो ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर जैसा ये सब क्या था? मतलब देखिए, उनके बयान को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। ये विषय केवल इतना है कि जब भी चाहे वो प्रदेश की सामान्य बेटी हो और चाहे मुख्यमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो, अगर किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए उनके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। लेकिन राजनीति में तो कोई भी बात क्यों ही नहीं कही जाती? विनोद जी, आप तो बहुत पुराने दिग्गज राजनीतिक हैं और सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कौशाम्बी जैसे क्षेत्र से। तो आपसे ज्यादा राजनीतिक इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हमारे लिए तो कानून व्यवस्था ठीक रहे, हम लोग उस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं
जो संकल्पबद्ध है कि इस देश की बेटियों की बचाना भी है, पढ़ाना भी है, बढ़ाना भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही विपक्ष ने आपको घेरना शुरू किया। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो सब बेनकाब हुए हैं। आपने देख लिया है हाथरस में किस तरह की कौन लोग शामिल थे, और ये लोग पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं। ये वही लोग हैं जो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, परेशान हैं। वो योगी जी को, प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो खेदजनक भी है, अफसोसजनक भी है। पर विनोद सोनकर जी, पिछले कुछ दिनों में तो विपक्ष ने आप पर यह भी आरोप लगा दिया कि जब आपको कुछ ना मिले तो आप पीएफआई लेकर आ जाते हैं। अब ये तो विपक्ष को बताना पड़े। संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए सवाल तो यहाँ पर यही है, और सवाल तो कई हैं। बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर 1 बजे तक अभी फिलहाल 28% मतदान है। बांगरमऊ पर 33% मतदान है। मल्हानी सीट पर दोपहर के 1 बजे तक 28% मतदान है। मल्हानी सीट पर दोपहर के 1 बजे तक 28% मतदान है। अब देखिए 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। मल्हानी, घाटमपुर, देवरिया, बांगरमऊ, टूंडला, बुलंदशहर सदर, नौगावा सादत, लगातार इन सीटों पर मतदान चल रहा है। और देखिए कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहां पर वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं 3, चाहे आप देख लीजिए तमाम जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज है। 1 बजे तक 31% टूंडला में, बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर के 1 बजे तक 28%, बांगरमऊ में 33%, मल्हानी पर 1 बजे तक 28%, यानी मल्हानी में कंपैरेटिवली कम वोटिंग परसेंटेज है। इसी तरीके से देखिए घाटमपुर जाते तो यहाँ पर और कम हो जाता है आंकड़ा, 24% का मतदान यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी सबसे पहले हर अपडेट सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर।